नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खतीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन कक्षा 12 के इतिहास विषय का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। इस सिंधु सरस्वती सभ्यता को अपन हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर 1826 में एक चार्ल्स मैसन नाम के व्यक्ति ने एक टीले की खोज की, लेकिन उस टीले पर ज्यादा व्यक्तियों ने ध्यान दिया नहीं। हालांकि चार्ल्स मैसन ने कहा था इस टीले के नीचे एक संस्कृति दबी हो सकती है, लेकिन इस पर सरकार ने या किसी व्यक्ति ने ध्यान दिया नहीं। अब बात आती है 1856 ईस्वी की। 1856 में क्या होना था कि एक अमृतसर से लेकर कराची तक की एक रेलवे लाइन बिछानी थी जो लाहौर होकर गुजरती थी। इस रेल लाइन को जब लाहौर से कराची के मध्य बिछाए जा रहे थे तो उसके अंदर लगने वाली कंक्रीट खत्म हो गए थे। इन कंक्रीटों को रोड़ी बोला जाता है, और जब ये रोड़ी खत्म हो गई थी तो रोड़ी और मंगवाने की बात की जा रही थी। तो वहां के स्थानीय कुछ मजदूर थे, उन्होंने कहा था कि पास ही के अंदर एक टीला है जिस टीले के अंदर ईंटें निकलती है। तो वहां से उस रेलवे लाइन बिछाने का काम वापस शुरू हो गया कि वहां से जब तक रोडी आती है तब तक यहाँ से ईंटें लाकर उन्हें तोड़कर इस रेल लाइन में बिछाया जाएगा। उस समय वहां पर एक बर्टन बंधु थे। बर्टन बंधु दो भाई थे, बर्टन भाई थे, जिनका नाम था जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। इन बर्टन बंधुओं ने देखा कि यहाँ पर इतनी सारी ईंटें इस टीले से कैसे निकल रही है, तो उन्होंने इसकी सूचना भारत सरकार को, जो उस समय अंग्रेजी सरकार थी, उनको दी। भारत सरकार ने तुरंत इसका काम रोक दिया और कहा कि भाई इसका एक सर्वेक्षण किया जाएगा। ये बात थी 1856 ईस्वी की। फिर भारत सरकार ने एक पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का निर्माण किया। ये बात है सन 1861 की। 1861 के अंदर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई और इसके पहले महानिदेशक बने थे कनिगम। जो कनिगम थे ये भारत के प्रथम महानिदेशक थे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के, इसलिए कनिगम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक किन्हें कहा जाता है, तो आप कहोगे कनिगम को कहा जाता है। जब कनिगम ने 1875 ईस्वी में इस टीले का भ्रमण किया, वो बने तो कब थे, 1861 के अंदर बने थे, लेकिन उन्होंने भ्रमण कब किया इस टीले का, 1875 ईस्वी में, जब उन्होंने कहा था इस टीले के नीचे कोई बहुत ही प्राचीन सभ्यता छुपी हुई है। उन्होंने भी यही बात की थी, और ये तो हो गई इसकी पहली खोज। लेकिन बाद में तीसरे या चौथे नंबर पर एक महानिदेशक आए थे अपने, जिनका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल का काल आता है 1902 से लेकर 1928 तक का काल। ये अपने भारतीय सर्वेक्षण विभाग के नए महानिदेशक बने थे। इन्होंने क्या किया, वहां पर उस स्थान जो टीला मिला था उस स्थान का सर्वेक्षण किया और वहां पर खुदाई का कार्य प्रारंभ किया। सन 1921 के अंदर जॉन मार्शल के निर्देशन के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है दयाराम साहनी। इनके द्वारा ही एक टीले का उत्खनन किया गया। ये टीले का उत्खनन करने के बाद में उसमें एक नगर निकल के आया जिसका नाम रखा गया हड़प्पा। सबसे पहला, आपसे अगर पूछ लिया जाए सिंधु सरस्वती सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है, तो वो आप कहोगे हड़प्पा। कब खोज की गई थी, 1921 ईस्वी के अंदर। किसके निर्देशन में की गई थी, जो सन जॉन मार्शल थे उनके निर्देशन में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, ये दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। जब 1921 के अंदर इसकी खोज हुई और 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा इन्हीं के निर्देशन में, जॉन मार्शल के निर्देशन में ही मोहनजोदड़ो की खोज हुई। ये दो प्रमुख शहर उत्खनन के अंदर बाहर आए। सबसे पहला शहर हड़प्पा आने के कारण इसका नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। बाद में मोहनजोदड़ो आने के बाद में मोहनजोदड़ो आपके सिंधु नदी के तट पर था, तो इसका नाम सिंधु सभ्यता रख दिया गया, और हड़प्पा सभ्यता आपके रावी नदी के तट पर था। तो आज अपना टॉपिक ये स्टार्ट करते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो सबसे पहले सर्वप्रथम खोज ये आपके की थी 1826 ईस्वी के अंदर चार्ल्स मैसन ने।
ठीक है। इसके बाद में 1856 ईस्वी के अंदर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कहां से कहां तक बिछाई जा रही थी? ये अमृतसर से लाहौर होते हुए कराची तक जानी थी। अमृतसर से लाहौर तो बिछा दी, तो कराची से लाहौर या लाहौर से कराची जब रेल बिछा रहे थे तो इनके पास में जो रोड़ी होती है, अपन रोड़ी या कंक्रीट कहते हैं, वो क्या हो गई? खत्म हो गई। अब इसके कारण उन्होंने टीले से लाने शुरू कर दिया। तो ईंटें टीले से लेना प्रारंभ। जब ये बहुत मात्रा में आई तो ये बात बर्टन बंधुओं को पता चली। तो बर्टन बंधुओं ने, नाम लिखना चाहते हो तो लिख लो, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, ये जो बर्टन बंधु है ने सरकार को बताई। ये बात किससे बताई? सरकार को बताई। जब ये बात सरकार को पता चली तो इन्होंने काम रोक दिया, लेकिन ज्यादा कुछ किया नहीं। अब सरकार क्या करती है? उस समय सरकार का मतलब क्या हो गया? अंग्रेजी सरकार। 1861 ईस्वी के अंदर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करती है। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करती है और इस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो महानिदेशक बनाया जाता है, महानिदेशक, वो बनाया जाता है कनिंघम को। जब ये कनिंघम को बनाया जाता है तो कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? कनिंघम को कहते हैं। अब देखो 1861 के अंदर तो कनिंघम बन गया, लेकिन कनिंघम महोदय ने 1875 के अंदर जो ये टीला मिला था ना, उसका सर्वेक्षण किया। तो इस टीले का सर्वेक्षण किया और कहा, क्या कहा? इसके नीचे कोई अति प्राचीन संस्कृति है। ये कहा, इसके नीचे कोई ना कोई अति प्राचीन संस्कृति है। उसके बाद में तीसरे या चौथे नंबर पर एक 1902 ईस्वी के अंदर सर जॉन मार्शल महानिदेशक बने। इनका अगर काल पूछ लिया जाए तो 1902 से लेकर 1928 तक का काल था। जो सर जॉन मार्शल है वो 1902 से 1928 के मध्य रहे। इन्होंने 1921 में दयाराम साहनी के निर्देशन में एक क्षेत्र का उत्खनन किया जिसका नाम रखा हड़प्पा। और जो आपके रावी नदी के तट पर है, इस नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर। और 1922 ईस्वी के अंदर इन्हीं के निर्देशन में, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में ही राखलदास बनर्जी के द्वारा भी एक उत्खनन किया गया जिसका नाम है मोहन जोधड़ो, जो आपके किस नदी पर है? सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर है। तो ये दो स्थानों की खोज हुई।
पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा है, जिसके कारण इसका नाम हड़प्पा हो गया। और उसके बाद में मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर मिल गया, और भी बहुत सारे क्षेत्र सिंधु नदी के अंदर मिल गए या सिंधु नदी के समीप मिल गए, तट पर मिल गए, तो इसका नाम क्या रख दिया, सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया। चलो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता सबसे पहले 1828 ईस्वी के अंदर चार्ल्स सम्मेलन के द्वारा 1856 में रेल लाइन बिछा रही थी। कहां से कहां तक थी, अमृतसर, लाहौर, कराची। जब लाहौर और कराची के मध्य बिछा रहे थे तो कंक्रीट खत्म हो गई। कंक्रीट खत्म हो गई तो ईंटों से काम चलाया। ईंटों का पता बर्तन बंधुओं को पड़ा। तब उन्होंने क्या किया है, सरकार को बात बताई, सरकार ने काम रोक दिया। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है तथा इसके पहले महानिदेशक बनते हैं निगम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग या भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। 1875 में टीले का सर्वेक्षण किया इन्होंने और ये बात कही कि इस टीले के नीचे एक अति प्राचीन शहर है। 1902 में सर जॉन मार्शल आए जो 1928 तक रहे, तो उनके ही निर्देशन के अंदर 1921 में दयाराम साहनी ने, 1922 में राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन बनते हैं, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन काफी कंफ्यूज करने वाला पर्सन है, हड़प्पा की खोज किसने की और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। हड़प्पा दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी। समझ में आ गया। अब अपन आगे चलते हैं। जब ये खोज हो गई थी तो और भी स्थान मिले, बहुत सारे स्थान मिले, फिर इसका विस्तार भी देखा, बहुत बड़ा विस्तार था। तो अपन यहां से अपना टॉपिक विस्तार से शुरू करते हैं। कहां से कहां तक इसका विस्तार था, उत्तर में कहां था, दक्षिण में कहां पर था। अगर मूल रूप से देखा जाए तो ये 3 देशों तक फैली थी। कौन कौन से, वर्तमान के 3 देश देखे जाए तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र के अंदर फैली थी। इसका अपन लिखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सबसे पहले उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये लो। सबसे ऊपर वाला भाग उत्तरी भाग, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। आपने 11वीं कक्षा में भूगोल के अंदर ये सीखा ही होगा। तो सबसे पहले अपन ऊपर की बात करते हैं। उत्तर के अंदर जो अंतिम क्षेत्र था वो आपके है मांडा, अखनूर जिला। कहां पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। सबसे पहले उत्तर के अंदर जो अंतिम पॉइंट मिला उसकी अपन बात कर रहे हैं। कहां पर है, मांडा, अखनूर जिले के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर। यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है चिनाव नदी, यानी जो आपके मांडा है वो चिनाव नदी के तट पर है। आप सभी स्थान देखोगे कोई ना कोई नदी के तट पर मिलेगा। जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं बनी है वो कोई ना कोई नदी के तट पर बनी है। देखो नदी के तट पर बनने का कारण क्या है, अपन ने पिछले वाले वीडियो के अंदर जाना था कि अब जो शिकारी या अपन ये कहें जो आदि मानव था नदियों के तट पर आकर रहने लग गया था, तो अब धीरे धीरे वहीं पर सभ्यता बनी और वहीं पर अपना स्थान बनाया। तो अपन इनमें सभी स्थानों पर देखेंगे कोई ना कोई नदी का तट तो जरूर रहेगा। अब यहाँ पर चलते हैं, ये तो हो गया अपने उत्तर। दक्षिण के अंदर आ जाओ तो है दायमाबाद या देमाबाद, कई स्थानों पर इसको देमाबाद भी लिखा हुआ है। ये है आपके अहमदनगर के अंदर। अहमदनगर कहाँ पर आता है, महाराष्ट्र। ये कहां पर है, दायमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। और यहां पर भी एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, वापस ध्यान से सुनो। दायमाबाद कहां पर है, जो ये क्षेत्र है वो दक्षिणतम सीमा बनाता है। किस क्षेत्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अहमदनगर के अंदर है। यहां पर आता है जो उत्तरी भाग के अंदर आलमगीरपुर। ये कहां पर है, मेरठ यूपी के अंदर। आलमगीरपुर है मेरठ यूपी में। ये पूर्वी सीमा बनाता है, यानी सबसे पूर्व के अंदर कौन सा है, आलमगीरपुर, मेरठ। और यहां पर एक नदी निकलती है जिसका नाम है हिंडन नदी। ये आलमगीरपुर कहां पर है, हिंडन नदी के तट पर है। और यहां पर सबसे इधर आ गया बलूचिस्तान का एक क्षेत्र है, सूत कागे डोर।
सूत कागे डोर। और अगर मैं नदी का नाम लूं तो ये है दास्क नदी। कौन सी नदी है? दास्क नदी। ये इसका पश्चिमतम सीमा है। ये इसकी क्या है? पश्चिमतम सीमा है। एक बार अपन चलते हैं, सारा वापस देखते हैं कौन कौन से थे। सबसे पहले उत्तर की बात करेंगे। ये कौन सा क्षेत्र है? उत्तरी दिशा है। उत्तर के अंदर सबसे कौन सा क्षेत्र है? मांडा, अखनूर जिला, जम्मू कश्मीर। नदी का नाम चिनाब नदी। उत्तर के बाद में दक्षिण के अंदर आ जाओ। दक्षिण के अंदर कौन सा है? दायमाबाद, अहमदनगर, जो महाराष्ट्र के अंदर है। नदी का नाम हो गया नर्मदा नदी। उसके बाद में पूर्व के अंदर चलते हैं। पूर्व के अंदर आपके है आलमगीरपुर, जो मेरठ यूपी के अंदर है, और नदी का नाम हो जाएगा हिंडन नदी। और जो सबसे पश्चिमी सीमा बनाता है, जो सबसे पश्चिम के अंदर है, वो है सूत कागे डोर, बलूचिस्तान। नदी का नाम हो गया दास्क नदी। ये तो इसके जो चारों दिशाओं में सीमा बनाते हैं वो क्षेत्र हो गए। अगर आपसे पूछ लिए जाए उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, ये इसका विस्तार कितना है, तो अगर उत्तर से दक्षिण पूछ लिया जाए तो आपके है 1400 किलोमीटर लगभग। ये कितने किलोमीटर है? ऊपर से यानी उत्तर से दक्षिण की ओर 1400 किलोमीटर है। और अपन बात करें पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की, तो ये है आपके 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर तो पूर्व से पश्चिम की ओर है, और उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी लंबी है? 1400 किलोमीटर। अब अपन बात करते हैं, ये इस प्रकार है, लेकिन इसका ये तो हो गया इसका विस्तार, लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका यानी जो अपने पूरी सिंधु सभ्यता है या सिंधु सरस्वती सभ्यता है, इसका क्षेत्रफल कितना है? सामान्य शब्दों में मैं क्षेत्रफल कहूं तो ये है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसे अपन कहते हैं 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कितने हैं? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा आपके क्षेत्रफल। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख हो गए। और अपन अब बात करते हैं इसके आकार की। भाई ये तो इसका विस्तार हो गया, ये इसका क्षेत्रफल हो गया, लेकिन इसका आकार कैसा था? ये तो अपन ने बनाया है तो चतुर्भुजाकार बनाया, लेकिन इसका आकार चतुर्भुजाकार नहीं था, इसका आकार था आपके त्रिभुजाकार। आकार कैसा हो गया? त्रिभुजाकार। इसका आकार कैसा था? एक त्रिभुज के आकार के जैसा था। त्रिभुज का आकार कैसा होता है? अब देखो मैं इसको थोड़ा सा बनाता हूं आपके। ये कुछ इस प्रकार था, ये इस प्रकार लाइन थी, और ये इस प्रकार था, और ये इस प्रकार। ये त्रिभुजाकार आकृति में कुछ इस प्रकार फैला क्षेत्र था, तो इसके आकार हो गए अपने त्रिभुजाकार। इसका क्षेत्रफल हो गया लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, और इसका क्षेत्र हो गया ये। एक बार अपन क्षेत्र को वापस देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस देखो, सबसे पहले उत्तर के अंदर मांडा, दक्षिण के अंदर दायमाबाद। उत्तर मांडा, दक्षिण दायमाबाद। उत्तर मांडा, दक्षिण दायमाबाद। पूर्व के अंदर आलमगीरपुर, और पश्चिम के अंदर सूत कागे डोर। आलमगीरपुर, सूत कागे डोर। यहां अपन बात करेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की ओर 1400 किलोमीटर। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन चलते हैं थोड़ा आगे। अब चलो आगे। अब अपन ने बात कर ली, इसके विस्तार की बात कर ली, इसके क्षेत्रफल की बात कर ली, इसके आकार की बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं इसका कालक्रम क्या था, यानी इसकी जो समय सीमा थी, कब से कब तक रहा था ये। तो इसकी समय सीमा के लिए प्रत्येक विद्वान ने अलग अलग बात कही है, लेकिन अपन दो चीजों को ऑथेंटिक मानते हैं। सबसे पहले तो अपनी जो किताब है एनसीईआरटी की, उसको ऑथेंटिक मानते हैं। एक कार्बन 14 C14 नाम से जो वस्तुओं को ये बताने के लिए काम आती है कि कितने साल या कितने वर्ष पुरानी है, उसको काम में लेंगे। तो अपन इसका जो काल क्रम का निर्धारण करेंगे वो दो विधियों से करेंगे। एक तो C14 जो कार्बन डेटिंग विधि है C14, और एक है NCERT
ये दो, इन दोनों से यानी C14 क्या कहती है और NCERT क्या कहती है, ये दो ही अपने ऑथेंटिक है, ये दो ही अपने काम आएगी। C14 कहती है 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहां से लेकर यहां तक ही थी, 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक, यानी इनके बीच में पूरी सिंधु घाटी सभ्यता, ये पूरा काल किस के बीच में था, 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक का ही पुराना था। अगर NCERT की बात करते हैं तो ये NCERT कहती है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1800 ईस्वी पूर्व तक, 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1800 ईस्वी पूर्व तक का इसका समय था। C14 कहती है 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व का मतलब क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बातें अपन करें, जो ईस्वी सन बना था उससे पहले की बात। अब अगर अपन बात करते हैं, अभी वर्तमान में ईस्वी चल रहे हैं, जैसे अभी 2020, यानी ईस्वी सन बनने से 2020 साल बाद की बात है, और ईस्वी पूर्व का मतलब हो गया 2350, यानी वो ईस्वी सन बनने से 2350 साल पहले की बात चल रही है। तो कार्बन डेटिंग जो कार्बन C14 है, कार्बन डेटिंग 14 विधि है, वो कहती है 2350 से लेकर 1750 के मध्य इसका काल था, जबकि ये NCERT कहती है 2500 से लेकर 1800 इसका काल था। तो दोनों ही सही है, अलग अलग विद्वान अलग अलग मत देते हैं, लेकिन अपने को ये दो ही याद रखनी है। अब अगर विस्तार केंद्र इसको देखें, ये किन किन क्षेत्रों में फैली थी, तो इसका जो विस्तारित क्षेत्र था वो 3 देशों के अंदर था। कौन कौन से देश थे, एक तो भारत में लगभग आपके 917 क्षेत्र, पाकिस्तान में लगभग 481 क्षेत्र, और अफगानिस्तान में 2 क्षेत्र मिले। यानी सबसे ज्यादा कहां पर मिले, भारत के अंदर। पहले भारत पाकिस्तान एक ही थे, तो जो जब अपने यहाँ पर खोज हुई थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, तब ये भारतीय क्षेत्र ही था। तो अपन बात करते हैं, भारत में 917 क्षेत्र वर्तमान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर 481 और अफगानिस्तान के अंदर 2 क्षेत्र हैं। और अगर राज्यों की बात करें तो भारत के किन किन राज्यों में है, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर की बात की थी, उसके बाद में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी, इन क्षेत्रों के अंदर मिले हैं। पाकिस्तान के क्षेत्रों की तो आता है सबसे पहले सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत और बलूचिस्तान प्रांत। अभी तक तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर ही है। और अफगानिस्तान की बात करते हैं तो 2 स्थान मिले थे, सोर्थ गोई और मुंडी गाक, ये 2 स्थान अफगानिस्तान से प्राप्त हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान वाले 2 स्थान है, आपको दोनों को कंफर्म याद करना है, सोर्थ गोई और मुंडी गाक। अब अपन एक बार वापस देखते हैं, भारत में कहां से, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी से। पाकिस्तान के 3 प्रांतों से प्राप्त हुए हैं, सिंध प्रांत, पंजाब और बलूचिस्तान। उसके बाद में अफगानिस्तान के 2 है, सोर्थ गोई और मुंडी गाक। अब अपन इनमें से कुछ जो प्रमुख स्थान है उनको एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। चलो एक बार वापस रिवाइज कर देते हैं। कालक्रम के अनुसार C14 कहता है 2350 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व से। NCERT कहती है 2500 से लेकर 1800 ईस्वी पूर्व से। क्षेत्र का अपन ने बात किया था, भारत से 917 है, पाकिस्तान से 481 और अफगानिस्तान से 2 क्षेत्र प्राप्त हुए हैं। अब अपन इन सब को एक एक करके देख लेते हैं, किस राज्य में कौन सा प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे पहले अपन ने बात की थी अफगानिस्तान की, तो कम ही क्षेत्र है, 2 ही क्षेत्र है, अपने को पक्का याद करना है, इसलिए सबसे पहले अफगानिस्तान लिख लेते हैं। अफगानिस्तान कौन कौन से थे, अपन ने भी बात की थी, 2 थे, एक तो था सोर्थ गोई और दूसरा था आपके
मुंडी गाक। ये तो दो हो गए आपके अफगानिस्तान से। उसके बाद में आता है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान के 3 प्रांतों से थे। सबसे पहला आता है आपके सिंध प्रांत। सिंध प्रांत के बाद में आपका पंजाब प्रांत और उसके बाद में बलूचिस्तान। ये 3 प्रांतों से अपने को प्राप्त हुए हैं। कुछ एक का अपन जो मुख्य है उनके नाम लिख लेते हैं। जैसे सिंध प्रांत से आपको प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो, ये 2 प्राप्त हुए। पंजाब प्रांत से अपने को जो प्राप्त हुए हैं वो है हड़प्पा, रहमान ढेरी, ये अपने को प्राप्त हुए। और बलूचिस्तान से जो अपने को प्राप्त हुआ था वो है सूदकागे-डोर। ये अपने को प्रमुख रूप से पाकिस्तान से प्राप्त हुए। भारतीय क्षेत्रों की अपन बात करें तो भारत में किन किन राज्यों से थे, सबसे ऊपर से चलते हैं। सबसे पहला आएगा आपके जम्मू और कश्मीर, यहां से प्राप्त हुआ था मांडा। उसके बाद में आएगा आपके पंजाब से अपने को प्राप्त हुआ था रोपड़। और उसके बाद में आया था हरियाणा से कौन सा प्राप्त हुआ था, एक तो बनावली था और एक राखीगढ़ी, बनावली और राखीगढ़ी। पंजाब हरियाणा से आ जाओ नीचे, राजस्थान से कौन सा प्राप्त हुआ था, कालीबंगा और पीलीबंगा। कालीबंगा और पीलीबंगा लिखो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, पीलीबंगा। उसके बाद में अपने आया था अगला गुजरात से बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र प्राप्त हुए। एक अपने को प्राप्त हुआ था लोथल, जो यहाँ पर इस समय का बंदरगाह था। एक अपने को प्राप्त हुआ था रंगपुर के बाद में धोलावीरा। और एक अपने को प्राप्त हुआ है सूरकोटदा। ये अपने को गुजरात से प्राप्त हुए। गुजरात के बाद में और नीचे आ जाओ, महाराष्ट्र का अपन ने पहले भी जिक्र किया था, दाइमाबाद। ये कहां से प्राप्त हुआ, महाराष्ट्र से। फिर अपने को बात कर लो यूपी से भी आलमगीरपुर, ये कहां आता है, मेरठ के अंदर। ये अपने को प्राप्त हुए क्षेत्र है, ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। कुछ एक क्षेत्रों का अपन विस्तार से वर्णन भी करेंगे, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है और कालीबंगा है, लोथल है, धोलावीरा है। इन सब की थोड़ी थोड़ी अपन बातें भी पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। अफगानिस्तान से सोर्तगोई और मुंडीगाक, पाकिस्तान से सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत से मोहनजोदड़ो है सिंध और चहुंदड़ो है सिंध से, पंजाब से हड़प्पा रहमान ढेरी, बलूचिस्तान से सूदकागे-डोर, जम्मू कश्मीर से मांडा है, पंजाब से रोपड़ है, हरियाणा से बनावली और राखीगढ़ी है, राजस्थान से कालीबंगा है, गुजरात से लोथल है, रंगपुर है, धोलावीरा है और सूरकोटदा है, और महाराष्ट्र से दाइमाबाद है, यूपी से आलमगीरपुर और मेरठ है। देखो ये दोनों में थोड़ा ध्यान रखना, ये भी अपने को कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सूदकागे-डोर और सूरकोटदा अलग अलग है। सूरकोटदा है आपके गुजरात के अंदर और सूदकागे-डोर ये है आपके बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है। आगे बात समझ में। आज का